हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर 5th क्लास 10 साइंस इन जस्ट वन शॉट। भाई कोशिश करेंगे वीडियो 20 मिनट की हो, लेकिन अगर ये वीडियो आगे बढ़ रही है 30 मिनट तक तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने इस तरह से बहुत सारी पीरियोडिक टेबल्स देखी होंगी, आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो इस वीडियो के बाद नहीं होगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना प्यार जितना सपोर्ट आपने रेगुलर वीडियोस पर दिया, बस उतना ही प्यार इन वीडियोस को देना, दबा के शेयर करना अगर आप रेगुलरली वन शॉट सीरीज का आनंद ले रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंट्रोडक्शन, लेकिन उससे पहले टेंशन लेने वाली बात नहीं, बस सुनते रहना। आपको आज की इस वीडियो के बाद सारी बातें एकदम समझ में आ जाने वाली हैं। नाउ तो भाई इंट्रोडक्शन क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो देखो आपको बता दूं, जैसा कि इस चैप्टर का नाम बताता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, दैट मींस हम जितने भी एलिमेंट्स जानते हैं ना, ये आप देख रहे हो ना, जितने भी एलिमेंट्स हम जानते हैं उन सबको क्लासिफाई करना है, उन सबको क्लासिफाई करना। सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन में हमें जानना होगा क्लासिफिकेशन की मीनिंग क्या होती है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सेपरेट करना। सेपरेट करना मतलब सिमिलर क्वांटिटीज को सेपरेट करना। अब वो क्वांटिटी मैं कहूं भाई सिमिलर चीजों को, चलो मैं क्वांटिटी भी यूज नहीं करता हूं, मैं कहूं भाई सिमिलर चीजों को सेपरेट करना। उन चीजों में कुछ भी हो सकता है, उन चीजों के अंदर सब्जी हो सकती है, उन चीजों के अंदर कलर्स हो सकते हैं, उन चीजों के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उन चीजों के अंदर एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है सेपरेट करना, सिमिलर चीजों को एक साथ रखना और डिसिमिलर चीजों को एक साथ रखना, ठीक है ना, मतलब अलग कर देना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स हम जानते हैं उन सब को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में, पीरियड्स में सेपरेट कर देना। तो अगर हम बात करें कि अभी तक की डेट में हम 118 एलिमेंट्स को जानते हैं। एलिमेंट्स को मैं आपको बता दूं, एलिमेंट्स का मतलब जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनको हम क्या बोलते हैं, बोले एलिमेंट। अगर मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट होते क्या है, तो एलिमेंट का मतलब हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन ना कर पाए, जैसे कि आप हाइड्रोजन को क्या और ब्रेक कर दोगे, बोला नहीं कर पाएंगे। लेकिन H2O को आप ब्रेक कर सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आप जैसे मान लो आपको दिया भाई SO2 दे दिया तो सल्फर एंड ऑक्सीजन में कर दोगे, है ना। आपको जो है NH3 दे दिया तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में कर दोगे। लेकिन अगर ओनली हाइड्रोजन दे दिया तो क्या ब्रेक कर दोगे, नहीं कर पाओगे। तो हम एलिमेंट्स, हम उन सब्सटेंस को कहते हैं जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन ना कर पाए। तो इसी तरह से 118 एलिमेंट हमारे पास आज तक की डेट में नोन है, उनको क्लासिफाई करने को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो भाई 118 एलिमेंट काफी ज्यादा होते हैं। अब इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एफर्ट दिए। लेकिन डोब्रिनियर एक ऐसे पहले साइंटिस्ट हुए जिनका एफर्ट भले ही छोटा था लेकिन मीनिंगफुल था। डोब्रिनियर एक ऐसे पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने की एक मीनिंगफुल कोशिश की। मतलब 118 एलिमेंट्स में से डोब्रिनियर के समय में कितने, ओनली 30 एलिमेंट्स वर नोन, केवल 30 एलिमेंट्स के बारे में पता था, जिनमें से डोब्रिनियर ने 9 एलिमेंट्स को अरेंज किया। कैसे अरेंज किया भाई, थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप में, ठीक है ना। 3 एलिमेंट्स का ग्रुप कहें, 3 एलिमेंट्स का पेयर कहें। अब ये पेयर ऑफ 3 एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रायड। देखो अगर आप किसी भी चीज को अरेंज कर रहे हो तो किसी ना किसी फॉर्मेट में करोगे ना, किसी ना किसी तरह सेपरेट करोगे। तो डोब्रिनियर ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पर, मतलब बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बेसिस पर इसको अरेंज किया, ठीक है। अगली बात करते हैं, जैसे डोब्रिनियर ने क्या किया, तो आपको बताया कि डोब्रिनियर ने 3 ट्रायड बनाए। कितने ट्रायड बनाए, 3 ट्रायड। अब एक ट्रायड में 3 एलिमेंट, तो इसका मतलब है डोब्रिनियर ने कितने एलिमेंट अरेंज किए, 9 एलिमेंट। तो आपको बता दें कि डोब्रिनियर ने जो पहला ग्रुप बनाया वो बनाया लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का, दूसरा बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का, तीसरा बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का। तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। ये देखो कैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में, कैसे हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में। देखो 6.9 लिथियम का एटॉमिक मास है, 23.0 सोडियम का, पोटेशियम का 39.0। इनकी यूनिट
केजी नहीं है, इनकी यूनिट है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। तो अब देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देखो 35.79, तो इसको कैसे अरेंज किया, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर। और सबसे अच्छी बात, मतलब आपको पता है ना कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो होनी चाहिए। तो डोब्रिनियर ने बताया कि मेरे जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि आप फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले एटॉमिक मासेस का जब आप एवरेज निकालो, क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे, तो वो जो सम मतलब जो एवरेज की वैल्यू आएगी ना वो बीच वाले एटॉमिक मास के लगभग बराबर आएगी, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट वाले का एटॉमिक मास प्लस थर्ड वाले का एटॉमिक मास का एवरेज निकाला तो आंसर आया बीच वाले का एटॉमिक मास, ठीक है ना। इसी तरह से यहां पर देखो इन दोनों का एवरेज निकाला तो आंसर आया 88.7, दैट मींस अप्रॉक्स 88 87.6 के बराबर है, दैट मींस अप्रॉक्स वैल्यूज आ रही हैं। इन दोनों का एवरेज निकाला तो आंसर 81.2 आया, दैट मींस 81 पॉइंट, और ये आपका कुछ 80 करीब हो रहा है। तो मतलब आप देख रहे हो ना फर्स्ट और थर्ड का एवरेज सेकंड वाले के एटॉमिक मास के बराबर होगा, ठीक है ना। तो डोब्रिनियर ने ये कुछ किया, तो डोब्रिनियर ने अच्छा काम किया, लेकिन उसने क्या किया, लिमिटेशन में क्या लिखोगे, ओनली 3 ट्रायड, केवल 3 ही ट्रायड बना पाई, जबकि उस समय कितने एलिमेंट नोन थे, बोला 30 एलिमेंट्स। इसके बाद अगली बात होगी दैट इज केवल और केवल 3 एलिमेंट बनाने के साथ साथ यहां पर जो है ना वैल्यूज कैसी आ रही थी, अप्रॉक्स वैल्यूज आ रही थी। कैसी वैल्यूज आ रही थी, अप्रॉक्स वैल्यूज, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए थी, एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन आ कैसी रही थी, अप्रॉक्स वैल्यू। तो यहां पर जो है डोब्रिनियर ट्रायड्स, डोब्रिनियर लॉ फेल हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई, फेल हो जाता है, ठीक है। नाउ अगली बात करेंगे न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, देखो न्यूलैंड एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि म्यूजिक लवर थे। क्या थे भाई, म्यूजिक से बड़ा प्यार था, म्यूजिक से बड़ा प्यार था, इतना प्यार था कि इन्होंने देखो जिसको जिससे प्यार होता है वो उसके जैसा ही सोचने लगता है, उसके जैसा ही सोचने लगता है। तो भाई न्यूलैंड ने जो लॉ बनाए, मतलब एलिमेंट्स को अरेंज किया, वो कुछ इस तरह से किया कि उनका जो क्लासिफिकेशन है वो संगीत के स्वर से मिलता है। कैसे मिलता है, संगीत के स्वर से, ठीक है ना। जैसे हमारे में जो 7 स्वर होते हैं ना, मतलब हमारे में होता है ना सा रे गा मा पा धा नी सा, इसी तरह से इंग्लिश में जो स्वर होते हैं उसको हम ऑक्टेव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेव, ठीक है ना। देखो सा के नीचे डो लिखा है, रे के नीचे रे लिखा है, गा के नीचे मी लिखा है ना। तो न्यूलैंड ने जो अरेंजमेंट किया वो संगीत के स्वर के जैसे किया। अब संगीत में से सा रे गा मा पा धा नी, इसके बाद वापस से सा आता है, ठीक इसी तरह से न्यूलैंड ने कहा कि जैसे सारे गामा पाधा नी सा वापस से सा आ रहा है, वैसे ही हर 8वां एलिमेंट, यहां पर देखो ना एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होगी वो रिपीट होगी। कैसी होगी, वो रिपीट होगी। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होगी। ये किसने कहा, ये कहा न्यूलैंड ने, ठीक है। नाउ तो देखो जो प्रॉपर्टी न्यूलैंड का कहना था कि भाई जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की होगी, हाइड्रोजन पहला है, तो ये प्रॉपर्टी वापस से किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। जो प्रॉपर्टी फ्लोरीन की होगी वही प्रॉपर्टी क्लोरीन की होगी, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फ्लोरीन 8वां हो रहा है। इसके इसी तरह से लिथियम के नीचे सोडियम है, तो यहां से देखो अगर लिथियम को पहला माना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी लिथियम की वही सोडियम की, जो बेरिलियम की वही मैग्नीशियम की, जो बोरॉन की वही एल्यूमिनियम की। तो कहने का मतलब यह है कि इसने कहा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। अब आपको बता दें कि भाई ये बात ठीक है, लेकिन यहां पर फेलियर क्या हो गया कि ये जो लॉ है सिर्फ और सिर्फ दैट मीन इनका जो अरेंजमेंट क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड रहा, जबकि यहां पर ये प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होती हैं। आपको बता दें कि न्यूलैंड के समय में 56 एलिमेंट नोन थे। कितने एलिमेंट 56 एलिमेंट। लेकिन 56 एलिमेंट के साथ साथ न्यूलैंड फ्यूचर एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। न्यूलैंड कहना था भाई इतने अगर एलिमेंट हैं तो भाई इतने ही हैं, और ज्यादा एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होंगे, है ना। लेकिन उन्होंने जो है फ्यूचर के लिए जगह नहीं छोड़ी, ठीक है। तो यहां पर ये एक लिमिटेशन न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ की आ गई। इसके साथ साथ आप देखोगे कि ये सिर्फ और सिर्फ कहां तक हो रहा है, फिट ओनली अप टू कैल्शियम। सिर्फ और सिर्फ ये जो इसका लॉ है सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो होता है। इसके बाद आप तीसरी चीज देखोगे कि यहां पर देखो कोबाल्ट एंड निकेल
एक ही कॉलम में है, एक ही जगह पर है ना। कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी आयरन से मैच करती है, तो भाई आयरन के साथ रखना चाहिए था, लेकिन आपने तो इनको क्लोरीन और इसके साथ रख दिया, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक के साथ दो जो है एलिमेंट भी रखे हुए हैं, तो यहां पर ये न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ फेल होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, यहां पर आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन ये देखने को नहीं मिलेंगे, रेडॉन ये देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये आपके क्या है, ये आपके नोबल गैसेस हैं। क्या है, आपके नोबल गैसेस हैं, और नोबल गैसेस या फ्यूचर एलिमेंट के लिए यहां पर कोई जगह नहीं छूटी, कोई भी जगह नहीं छोटी, नो स्पेस, ठीक है ना। तो ये न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ यहां पर फेल हो जाता है, यहां पर भी अपन उसको फेल लिख देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे बात करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। आपको बता दें इससे पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें, हम बात करेंगे थोड़ी सी हमारे फेवरेट मेंडलीव सर के बारे में। देखिए मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो मेंडलीव थे ना, ये इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे कि भाई इनके बारे में थोड़े से शब्द जो है ना कम पड़ जाएंगे। आपको बता दूं ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने जो है ना पीरियोडिक टेबल को तैयार किया, ऐसा इसलिए नहीं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इन्होंने अननोन एलिमेंट, भाई जिनके बारे में कोई जानता नहीं था, अननोन एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया। कहानी को सुनना, इन्होंने अननोन एलिमेंट को प्रिडिक्ट किया। इतने पर ये प्रिडिक्ट करना मतलब पहले से अंदाजा लगाना, इतने पर ही नहीं रुके, अननोन एलिमेंट के बारे में सोचा, उनके लिए अपनी पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ी, उनके बारे में मतलब जो अननोन एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज को बताया, इसके साथ साथ उनके एटॉमिक मास को बताया। अब जरा सोचो, जिनको कोई जानता नहीं है, जिनको कोई पहचानता नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनके बारे में भी इतनी सारी बातें बता देना पहले से, ये महानता का काम नहीं है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इनकी महानता तो जब साबित होती है जब इन एलिमेंट्स के बारे में पता पड़ा, और जाकर के इनकी बात जब सच्ची साबित हुई तब पता पड़ा कि भाई मेंडलीव कितने जो है जोरदार इंसान थे। तो आपको बता दें कि मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स के को जो है ना उस समय 63 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने तैयारी जो है ना और ज्यादा के लिए कर दी थी। मेंडलीव ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अपनी पीरियड को मतलब पीरियोडिक टेबल को तैयार किया, दैट मीन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मेंडलीव ने कॉन्सेंट्रेट किया ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ बनने वाले कंपाउंड्स पर, है ना, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ बनने वाले कंपाउंड, दैट मींस ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स पर, ओके ना, ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स पर। ना आगे बढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा भाई मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन जो है हर स्टेट बोर्ड, हर सीबीएसई बोर्ड में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो आप देखो यहां पर मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है। मेंडलीव ने जो है ना टेबल को एटॉमिक मास के बेसिस पर तैयार किया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मासेस का, ठीक है ना, एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। इसमें जो है ना मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आपको वर्टिकल कॉलम्स मिलेंगे, इनको हम ग्रुप कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज मिलेगी, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखो कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कितने ग्रुप हैं, कितने वर्टिकल कॉलम है, कितने वर्टिकल कॉलम है, दैट मींस कितने ग्रुप हैं। तो आप देखो कितने ग्रुप हैं भाई, 8 ग्रुप हैं। और कितने पीरियड्स हैं, देखोगे ना यहां तक देखो कितने पीरियड्स हैं। तो आप देखो भाई यहां पर जो है ना इसमें 6 पीरियड हैं। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप हैं, 6 पीरियड हैं। अब आप यहां पर देखो कि ऑक्साइड, मेंडलीव ने, देखो आपको बता दें कि क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तो किसी ना किसी बेसिस पर तो करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या, सेपरेट करना, तो कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होगी ना। तो मेंडलीव ने क्या किया कि भाई जिनके ऑक्साइड का फॉर्मूला एंड हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम तरह से बन रहा है, उन सबको एक कॉलम मतलब उन सबको एक ग्रुप में रख दिया। जिनके ऑक्साइड का फॉर्मूला एंड हाइड्राइड का फॉर्मूला एक तरह से बन रहा है, उनको एक दूसरे ग्रुप में रख दिया। अभी आपको सारी बातें समझाते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि यहां पर जो है ना ऑक्साइड, मतलब जिनके ऑक्साइड के फॉर्मूले में R2O आ रहा है उन सबको एक साइड लिख दिया, जिनके में RO आ रहा है उनको एक साइड लिख दी। जैसे कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनाओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, H2O। इसी तरह से लिथियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओगे तो Li2O बनेगा। इसी तरह से सोडियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओगे तो Na2O बनेगा। जबकि यहां पर देखो इस बेरिलियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओगे तो BeO बनेगा। Mg का बनाओगे ऑक्साइड का फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड तो MgO बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड का बनाओगे तो CO बनेगा। समझ रहे हो ना। तो इन सब के ऑक्साइड का फॉर्मूला
एक जैसा है, इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला एक जैसा है, इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला एक जैसा। जैसे कि Al का देखो, एल्यूमिनियम का, तो Al ये लिखा R2, तो Al2O3 बन रहा है, Al2O3। इसी तरह से अगर आप इसका देखोगे तो आपको ये मिलेगा La2O3। समझ रहे हो? तो जिनके ऑक्साइड का फॉर्मूला, जिनके हाइड्राइड का फॉर्मूला एक जैसा होता है, उनके लिए क्या करते हैं, उनको जो है ना एक कॉलम में रख दिया, बाकी दूसरों को अगले में, बाकी दूसरों को अगले में। ऐसे इसी तरह से जो है ना आपका हाइड्राइड के साथ आएगा, इसी तरह से आपका H के साथ आएगा। बात समझ में आ पा रही है? चलिए भाई, तो अब आगे की कार्रवाई क्या कहती है, आगे क्या करना है कि देखो इन्होंने क्या किया कि न्यूलैंड ने जो काम नहीं किया ना वो इन्होंने किया कि देखो यहां पर देखो खाली खाली छोड़ दिया। मतलब मेंडलीव ने जबरदस्ती नहीं की, मेंडलीव ने जबरदस्ती नहीं की, जबरदस्ती नहीं की, ठीक है ना, कि भाई यहां पे फंसा ही देंगे। बोला न्यूलैंड का मतलब जो है ना ये लॉ बनना ही चाहिए, हर 8वां एलिमेंट रिपीट करना चाहिए। इन्होंने जबरदस्ती नहीं की, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं की। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेंडलीव की सबसे खतरनाक बात तो देखो, यहां पर आप देख रहे हो तीन ब्लॉक खाली दिए हुए, एक ये और एक ये, है ना। तो यहां पर ही बस जादू है। इसने क्या किया कि मेंडलीव सर ने कि यहां पर जो है तीनों ब्लॉक को अलग अलग नाम दे दिया। पहले ब्लॉक को नाम दे दिया लेट्स से एका बोरॉन, एक के बाद दे दिया भाई एका एल्यूमिनियम, ठीक है, और उसके बाद एक ब्लॉक को नाम दे दिया उन्होंने एका सिलिकॉन, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन तो उस समय देखो नोन थे, इनके बारे में जानकारी थी। अब इसने क्या किया कि भाई यहां पर जो है ना किसी एलिमेंट को जबरदस्ती नहीं फिट किया, किसी एलिमेंट को जबरदस्ती फिट नहीं किया। अब यहां पर कर दिया कि यहां पर देखो उसने बताया कि भाई जिसकी प्रॉपर्टी बोरॉन के साथ मैच करेगी उस जगह का नाम रख दिया। बोला कि यहां पर जो एलिमेंट आएगा ना उसकी प्रॉपर्टी बोरॉन के साथ मैच करेगी, तो उस जगह को नाम दे दिया एका बोरॉन, ठीक है। बोला यहां पर जैसे मान लो जो एलिमेंट आएगा ना उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ मैच करेगी, तो उसको नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम। इस तरह से उसने तीनों ब्लॉक को जो है नाम दे दिया। तो बोरॉन, एका बोरॉन की जगह पर फ्यूचर में आया स्कैंडियम। क्या आया? स्कैंडियम, ठीक है ना। एल्यूमिनियम की जगह फ्यूचर में आया एका एल्यूमिनियम, जिस ब्लॉक का नाम दिया था ना उसकी जगह आया गैलियम, और सिलिकॉन की जगह एका सिलिकॉन जो नाम दिया था उसकी जगह फ्यूचर में आ गया जर्मेनियम। तो ये कुछ इस तरह का देखने में नजर आया, स्कैंडियम हो गया और आपका ये गैलियम हो गया यहां पर, और यहां पर आ गया था जर्मेनियम, ठीक है ना। फिर बाद में जो है ना इनके एटॉमिक मासेस को भी बता दिया, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी है। तो यहां पर जो है काफी सारी बातें आपको उसके बारे में समझ में आई। इन्होंने नोबेल गैसेस के लिए भी जगह छोड़ी। इसके साथ साथ अब इसकी लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। लिमिटेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपको यहां पर देखने को और पढ़ने को मिल गया था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर ये प्रॉपर्टीज चल रही हैं सारी की सारी। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको नजर आएगा कोबाल्ट एंड निकेल में क्या है देखो 58.93 और 58.71, मतलब ये तो डिक्रीजिंग एटॉमिक मास हो गया। तो यहां पर ये जो ब्लॉक है ये देखो ये वैलिड नहीं हो पा रहा। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि ये कोबाल्ट और निकेल को सही से नहीं जो है अरेंज कर पाया। इसके साथ साथ आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। आइसोटोप का मतलब होता है कि आइसोटोप का मतलब होता है किसी भी चीज, किसी भी एलिमेंट के एक से ज्यादा रूप। क्या आइसोटोप का मतलब होता है? मोर देन वन फॉर्म, आसान शब्दों में सुन लो, मोर देन वन फॉर्म ऑफ एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन जो है ना 1H1 वाला भी होता है, 1H2 वाला भी होता है, 1H3 यानी कि वो हाइड्रोजन जिसके पास एक प्रोटॉन होता है, वो जिसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। क्या लिखूंगा मैं यहां पर? नो स्पेस फॉर आइसोटोप, ठीक है ना। आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। और यहां पर देखो हाइड्रोजन का जो प्लेस है ना वो भी थोड़ा सा जो है ना मैं कहूंगा भी प्रॉब्लमेटिक था, ठीक है। तो यहां पर आप जो 3 लिमिटेशन लिखोगे, कोबाल्ट एंड निकेल का प्लेस, ठीक है। दूसरा क्या है? आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं थी, आइसोटोप के लिए कोई स्पेस नहीं। और यहां पर लिखोगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्जेक्टेबल, ठीक है। चलिए इतनी बात हो गई। नाउ अब बात करेंगे किसके बारे में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। आगे बढ़े, ओके। अच्छा, लिमिटेशन तो अपन ने समझ ली। यहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो
काम मतलब जो है हम कहें भाई पूरा किया किसने किया, हेनरी मोजले ने। तो हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार की, ठीक है ना, पूरा काम इन्होंने किया। और एटॉमिक नंबर, देखो मेंडलीव ने क्या किया, एटॉमिक मासेस के बेसिस पर तैयार की पीरियोडिक टेबल, लेकिन मोजले ने क्या किया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर पीरियोडिक टेबल तैयार की। देखो मोजले का मानना था कि जो एलिमेंट्स हैं जितने भी, वो एटॉमिक नंबर पर ज्यादा उनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, तो आप यहां पर लिख भी सकते हो कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। नाउ अब आगे बात करेंगे भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब सबसे ज्यादा जब आप 10th क्लास में। ओके, तो देखो यहां पर आपको बता दें कि कितने ग्रुप्स आपको देखने में मिलेंगे। तो इस टेबल में आपको ग्रुप मिलेंगे, टोटल ग्रुप है इसमें 18 ग्रुप है। कितने, 18 ग्रुप हैं। और इसमें आप देखो 7 आपको पीरियड मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें पीरियड्स कितने मिल गए, पीरियड्स हैं इसमें 7, ठीक है। ग्रुप्स कैसे हैं, वर्टिकल हैं, पीरियड्स कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल हैं। अब आप देखो कि भाई ये जो ये जो बिल्डिंग बन रही है ना, इसको कहा जाता है एस ब्लॉक। क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक, ठीक है ना। इसके बाद ये जो बिल्डिंग आपको देखने में नजर आ रही है, इसको कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। जितने जो एलिमेंट है ना, इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इसके बाद ये जो आपको यहां पर जो बिल्डिंग देखने को मिल रही है, इसको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो आपको यहां पर जो एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, इसको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। सारी बातों को सुनना आराम, सबको समझ में आएगा। ये जो एफ ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना एफ ब्लॉक, देखो ये जो 57 है ना, 57 का एक्सटेंशन, 57 को एक्सटेंशन किया, मतलब एक्सटेंड किया, इसको जो है ना डिटेल में देखा, तो यहां पर जो है ना इसके इतने सारे फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। और ये जो AC दैट मीन 89 को आपने एक्टिनाइड को जो है ओपन किया, तो आपको इतने सारे फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। तो ट्रांजिशन के अंदर से ये निकल रहा है। तो ये जो एफ ब्लॉक है, इसको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन। क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन ब्लॉक या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। आप इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि यहां पर देखोगे तो यहां पर ये जो 1 2 लिखा हुआ है ना, ये वैलेंसी है। क्या है, मतलब आपको बता दें ये क्या है, 1 वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 2, ये वाले ब्लॉक की वैलेंसी 3 4 5, ठीक है, सॉरी वैलेंसी 4 तक जाएगी, 1 2 3 4। इसके बाद अगर ये 5 आ रहा है ना, 5, तो इसका मतलब है वैलेंसी निकालने के लिए आप 8 - 5 करोगे, तो इसकी वैलेंसी आ गई 3, इसकी वैलेंसी आ जाएगी ऐसे 2, इसकी वैलेंसी आ जाएगी 1, इसकी वैलेंसी आ जाएगी 0। वैलेंसी का मतलब है कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं कहूं कितने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, ठीक है। तो वैलेंसी कितनी कितनी, 1 2 3 4, इसके बाद 3 2 1 0। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई इनकी वैलेंसी क्यों नहीं बताई, इनकी वैलेंसी क्यों नहीं रखी। तो इस ब्लॉक का नाम क्या बोला, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज स्थायी ना होना, कैसी होना, अस्थायी होना, ठीक है। तो देखो ट्रांजिशन का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ना, इसके अंदर मतलब ये वाली जो एलिमेंट है ना, इनमें कोई वैलेंसी फिक्स नहीं है, समझ रहे हो। मतलब जैसे इसमें जितने भी ब्लॉक, इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, सबकी वैलेंसी 1 होगी, जितने भी आ रहे हैं सबकी वैलेंसी 2 होगी। लेकिन इसमें जितने भी आ रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी किसी की 2 है, किसी की मतलब एक एलिमेंट की वैलेंसी 2 वैलेंसी हो रही है ना, कि एक एलिमेंट के 2 भी है और 3 भी है, एक एलिमेंट की वैलेंसी 1 भी है और 2 भी है, इसलिए जो है यहां पर मेंशन नहीं किया जाता। तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो पा रही होंगी। अब आपको देखो यहां पर बताएं कि ये जो आप देख रहे हो ना 57 और 89, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। कैसे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये कैसे है, बोला रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनको ओपन करके देखा गया, एक्सटेंड करके देखा गया, तो जो है ना आपको इतने सारे देखने को मिलते हैं। ये आपको क्लास जो है 11th 12th में आपको अलग अलग चैप्टर्स भी पढ़ने को मिलेंगे। नाउ यहां पर देखो ये जो है ना अपना ग्रुप 18 है। क्या है, ग्रुप 18। ये ग्रुप 18 क्या है, ये ग्रुप 18 को अपन जीरो ग्रुप भी कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें क्या है भाई, ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस कहें या फिर कहें इनर्ट गैसेस,
इनका मतलब क्या है भाई, ये एटमॉस्फेयर में कम ही पाई जाती हैं, बहुत कम पाई जाती हैं, है ना। और उसके बाद इनकी डिस्कवरी बाद में हुई, क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तभी हमने इसको क्या कहा, इनर्ट गैसेस हैं। क्या कहा? इनर्ट गैसेस हैं। यहां पर देखो आपको एक और चीज जो कि सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है वो ये है कि यहां से देखो, यहां पर आप देखोगे आपको जिगजैग देखने को मिल रहा है। देखो जैसे मान लो मैंने यहां पर जो है, यहां पर मैंने थोड़ा सा रेड रेड भी बना दिया इन ब्लॉक्स के अंदर। ये जो आपको जिगजैग इस तरह की टेढ़ी बेढ़ी जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये जो लाइन है ना, ये जो जिगजैग लाइन है, ये लाइन कवर कर रही है, ये लाइन कवर कर रही है मेटालॉइड्स को। किसको कवर कर रही है? मेटालॉइड्स को। मेटालॉइड का मतलब वो एलिमेंट जिनके पास मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। तो आपको बता दें कि इस जिगजैग लाइन के बाहर, जिगजैग लाइन के इस साइड, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे मेटल्स हैं। और इस जिगजैग लाइन के इस साइड ये सारे के सारे क्या हैं? मतलब नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल। तो भाई ये जो जिगजैग लाइन जिनको कवर करके बैठी है, ये क्या है? ये क्या है भाई? ये हमारे मेटालॉइड्स हैं। क्या है? मेटालॉइड्स। दैट मीन जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है। कॉमनली नोन मेटालॉइड, कॉमनली नोन मेटालॉइड कितने बोला? 6 हैं। बाकी 6 से ज्यादा भी कुछ जो है मेटालॉइड्स होते हैं, बट हमें 6 मेटालॉइड को तो अच्छे से याद रखना है ना। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम, आर्सेनिक और आपका जो है ना एंटीमनी, पोलोनियम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो आई होप आपको ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये सारी बातें समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, एक चीज है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान कर देती है कि उन्हें कुछ ट्रेंड्स समझ में नहीं आते हैं, जिसको अपन वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं ना, कि वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। तो आपको कुछ नहीं करना, बस उस इमेज को देख लो। बस आप एक बार इस इमेज को देख लो, आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाने वाली हैं। तो आपको कुछ नहीं करना। देखो यहां पर देखो, आपको सबसे पहले बात करेंगे भाई एटॉमिक साइज के बारे में, कि व्हाट हैपेंस टू एटॉमिक साइज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आप देख रहे हो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहां पे लिखेंगे ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज। ठीक है, अब देखो लेफ्ट टू राइट जाते में क्या हो रहा है? आप देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो आप यहां पे डिक्रीज लिख दोगे। ये चीज आपको याद रखनी है, इस इमेज को आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर का क्या होता है। तो आप देखते हो कि ये रही जिगजैग वाली लाइन। तो आप अगर जिगजैग वाली लाइन के इस साइड जाते हो, दैट मींस आप नॉन मेटल की साइड जा रहे हो, और इस साइड है भाई मेटल्स। तो अगर आप देखो कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो मेटल से नॉन मेटल की ओर बढ़ रहे हो, दैट मींस मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, नाउ अगर आप जाओगे टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की साइड, तो आप देख रहे हो ना हाइड्रोजन जिसके पास नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं, आप आगे की साइड बढ़ रहे हो, मतलब नीचे की साइड बढ़ रहे हो, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, याद रखना मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होता है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर आप सोचो कि अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, कहां से कहां? अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, दैट मीन नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है ना। इसका मतलब मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दैट मीन्स नीचे जाते में हम पॉजिटिव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स टॉप टू बॉटम जाते समय जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो डिक्रीज होगा, बिकॉज हम नीचे जाते हैं तो मेटल की ओर आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव की ओर आगे बढ़ते हैं। नाउ लेफ्ट टू राइट जाओगे तो हम क्या कर रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं नॉन मेटल्स की साइड। यहाँ पे क्या है? मेटल्स, और नॉन मेटल होते हैं नेगेटिव। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इंक्रीज होगी। मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाते समय इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट जाते समय डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम जाते समय साइज जो है इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट जाते समय साइज जो है डिक्रीज होगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी, है ना। तो ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल हो गई। नाउ आई होप यू गॉट दिस पॉइंट गाइज, गुड लक टू यू। बस एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर। बस यही उम्मीद आपसे करता हूं, आपका कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर होगा इस चैनल की ग्रोथ में, क्योंकि बिकॉज आप देख रहे हो सारी चीजें बहुत धीमे धीमे से बढ़ रही हैं। इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कराने के बाद भी बस एक ही चीज कहूंगा, आप अगर ये कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट जो वन शॉट सीरीज जो आपको मिल रही है उसको जरूर देखें, ये आपके एग्जाम में 100% यूजफुल है। ओके गाइज, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड लक गाइज, थैंक यू।